नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे जो 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे जा रहे हैं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसकी वजह क्या थी और पाकिस्तान को मैसेज देना कितना जरूरी हो गया था और ऐसे कौन कौन से कारनामे हैं पाकिस्तान के जिनके चलते भारत इतना बड़ा मैसेज देने के लिए विवश हुआ। इस डेलीगेशन में 4 जो नेता हैं, 7 डेलीगेशन में से 4 जो लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके हैं और 3 दलों का नेतृत्व विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं। इनमें से एक शशि थरूर भी है, कांग्रेस के नेता, जिनका नाम कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी सूची में नहीं भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी तरफ से, चूंकि वो यूएन में काम कर चुके हैं, उनका अमेरिका का अपना एक अनुभव भी है और उनको अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसका नेतृत्व सौंपा गया है। तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कुनमुना रही है, मतलब फड़फड़ा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है और जो तय सिद्धांत है, मूल्य है, सो कॉल्ड नैतिकता है, उसके खिलाफ बता रही है कि जी हमने जो 4 नाम दिए थे उनमें से तो आपने किसी को लीडर बनाया नहीं और जिसका नाम नहीं दिया शशि थरूर उसको आपने लीडर बना दिया। लेकिन कानिमोझी को भी तो बनाया है, डीएमके की सांसद है। इसी तरह सुप्रिया सुले को भी तो बनाया है जो शरद पवार की बेटी है और एक संजय झा जो है तो एनडीए के घटक दल के, लेकिन बिहार से ताल्लुक रखते हैं जहां आगे चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज जरा इस पर चर्चा करेंगे कि मोदी ने संदेश क्या दिया है देश के भीतर भी, इंडी गठबंधन को भी, पूरी दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान परस्तों को भी। इस पर चर्चा करेंगे और कुछ लोग हैं जो सतत बयानबाजी करते हैं और जो राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपने निजी या पार्टी हितों को तरजीह देते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट और दिल्ली से वीरेंद्र पुंडीर। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। धीरेन जी, मैं आपके पास आता हूं, बल्कि आपके पास आने से पहले एक ऑडियो क्लिप सुनवाता हूं। ये संजय राउत की है और संजय राउत ने क्या कहा है ये जरा दर्शक भी सुन लें और आप भी सुन लें। प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी, अभी जरूरत नहीं। 2 मांगे हैं ना हमारी, स्पेशल सेशन और ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कश्मीर अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पूरा नहीं कर रहे हो और अचानक से ये उसको दो, उसके दो, उसको एक पकड़ कर आप विदेश यात्रा कर रहे हो। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है। धीरेन जी, ये टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है या ये बेहद सधा हुआ एक कूटनीतिक हमला है पाकिस्तान के ऊपर, एक और स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, संजय राउत का आपने जिस तरह की वो चलाई है ये बयान उनके, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो भारतीय राजनीति में राजनारायण जैसा कद उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजनारायण इस तरह की पॉलिटिक्स जरूर करते थे, उस तरह की। वीरेंद्र जी आपको अच्छे से बताएंगे कि इस तरह से उनका जो है, उन्होंने इस तरह की उलटबाजियों की और इस तरह की बहुत सारी राजनीति उन्होंने की है। लेकिन उनका भी मुझे लगता है कि काफी ऊंचा वकार, किरदार और राजनीति के उस दौर में उनको बहुत ज्यादा
माना जाता था कि उनका एजेंडा एक साफ रहता था व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन संजय राउत जो आदमी करप्शन से लेके तमाम चीजों में रह चुका हो, उसके लिए इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। जिस मूल पार्टी में था, जिसकी मूल पार्टी की जो विचारधारा थी वो कोई और चली गई लेकर, तो ये एक राजनीति के फूफा हैं जो हर जगह पर रूठे रहते हैं। इनकी पार्टी से भी जा रही हैं, तो इसीलिए इनका ये मानना मुझे नहीं लगता कि इनका बहुत ज्यादा कोई अर्थ रहेगा, क्योंकि जो इनके सहयोगी संगठन है, जो उनके सहयोगी लोग हैं, उनके लोग इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, सांसद भी हैं, और ये कोई इस तरह से टूर एंड ट्रेवल कंपनी की कोई वो नहीं है जिस तरह का उन्होंने कहा। ये भी बताता है कि इनकी बातों में गंभीरता का लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं। और इनको व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब तक इनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ था, तो ये संसद के गेट नंबर 1 पर इस तरह के काफी सारे बयान हम लोगों को लगातार, जब कहीं और वाइट नहीं मिलती थी तो ये दिया करते थे। तो सेम बातें, बस पार्टी बदल जाती थी, इनके बयान वही रहते थे। तो इनको इससे ज्यादा इनकी ग्राउंड नहीं है वहां। अगर ये अपने दम से खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 100-2000 वोट से ज्यादा के नेता हैं। लिहाजा इनकी बातों को हमको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त देश जिस स्थिति में है और हमने एक तरह से बहुत इस अनप्रेडिक्टेबल पोजीशन में एक बेहतर प्रयास है। ये जरूर है कि ये सवाल सब उठा सकते हैं। देखिए, ये सवाल उठाए जा सकते हैं कि आप सीरा लियोन, लाइबेरिया या इन देशों में भेज रहे हैं, उसका क्या मायने होंगे, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जनता का पैसा है। लेकिन आप ये कह दें कि टूर एंड ट्रेवल्स खोल रखी, इसका मतलब है कि आप जो है आंख बंद करके बैठे हुए हैं और आपको कोई बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहा। और इस युद्ध में ये लोग इतने दुखी, मुझे तो इस तरह की वाक्यों से मैं कह सकता हूं, वरना किसी और के लिए शायद ये कहने से मैं हिचकता, लेकिन इनके लिए नहीं। ये लोग दुखी हैं कि भारत ने इस तरह की वो जब अर्जित की है तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं। चूंकि जिस तरह की हार जनता ने इनको अभी दी है, उसके बाद इनको शायद थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए थी कि रीअसेस करते ये, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने उस तरह से जिस तरह से जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही बचकानी कोशिश है। क्योंकि इस वक्त नैरेटिव की वार लड़ी जाएगी। आप अगर उस प्रतिनिधि मंडल जो 32 देशों में जाएगा, ईयू के मुख्यालय जाएगा, उस सबके अगर आप देखेंगे तो बहुत ही केयरफुली मेंशन किया गया है कौन कहां जाएगा, उसकी क्या एक्सपर्टाइज का वो इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत तरीके से माइन्यूटली किया गया है। अगर हम देखें कि जिसमें रविशंकर प्रसाद है, उसी में जो है वो कहां जा रहा है, ये देखें, उसमें एमजे अकबर को साथ दिया गया है। ये ईयू, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जिनको वहां के लिए वो बेहतर एक चॉइस है। अगर हम देखते हैं जिसमें ओवैसी और वो शामिल हैं, अगर हम देखें कि निशिकांत दुबे, तो ये कहां जा रहा है, ये भी देखने की जरूरत है। ये आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिलेगा जिसमें गुलाम नबी भी आजाद भी हैं और हर्ष सांगला हमारे पूर्व विदेश सचिव है। यानी अगर मैं कहूं इस पूरे उसको सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया इसको जाना है, तो एक बेहतर इस्तेमाल सांसद का कहां हो सकता है, इसका भी ध्यान दिया गया है। और ये कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी नहीं है जैसा कि उनका कहना है। लेकिन हाँ, ये सवाल करने का बहुत सारे लोगों को हक है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, अलग अलग जो यूट्यूबर्स है जिनका काम ये है कि वो मोदी के किसी भी तरह नाक से सांस लेने पे वो कान से सांस लेने की बात करने लगेंगे। उस तरह के लोगों ने जरूर इस पर सवाल किए, तो हो सकता है कि उनका एक जेन्युइन जवाब सरकार देती। लेकिन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी खुल गई और ये सब खुल गया, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बचकानी टिप्पणी है। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से एक बेहतर कोशिश की है, ये तो देर से हुई कोशिश है, क्योंकि देखिए अब लड़ाई नैरेटिव की है, वॉर नैरेटिव का है, और उसके लिए जरूरी है कि हम हर समय तैयार रहें। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू दूसरे किस्म की है। पाकिस्तान एक किराए के भाड़े के सिपाही की तरह लड़ता है, और एक सड़क के किनारे पे बना हुआ एक ऐसी जगह पे आपने देखा होगा बहुत सा छोटा सा होटल भी होता है, जहां आपको उसकी लोकेशन की वजह से उसको रुकना पड़ता है। वहां आपको कोई सुविधा नहीं होती, वहां का आदमी बदतमीज होता है, मैनेजमेंट का चादर साफ नहीं होती, लेकिन आपको मालूम है कि यहां से मैं सुबह निकल के अपनी जगह पर जा पाऊंगा जहां मुझे जाना है। वो इसीलिए इसी तरह का देश पाकिस्तान है। भारत को बहुत लंबे और अपने सम से खड़ा होना है। जबकि आप ये सोचिए कि ट्रंप जिस तरह के एंटागोनिस्ट आईडीए पर है,
ट्रंप जिस तरह से आपके अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में इस वक्त आपका दोस्त जो रूस है उसके साथ एक लंबा, चूंकि आपने बैलेंसिंग किया था, उसके लिए वो उस तरह से साथ नहीं जिस तरह से हम हमेशा कहते थे, लेकिन वो साथ है। और तो बहुत सारा ये सिनेरियो क्रिएट करना है और मुझे लगता है कि एक बेहतर कोशिश है। इस पर किसी को अगर कोई सवाल कर रहा है तो वो जलियारा और दुखियारा जैसा गांव में कहा जाता है, उसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा नहीं है। जी, इनकी ये अंतर आत्मा भी दुखी होगी क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी को शामिल किया गया है, इनको शामिल नहीं किया गया है शिवसेना से। बहरहाल अगले सवाल पर जुड़ते हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब को जोड़ने से पहले जरा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. He has gone to the Pakistan at the invitation of Interior Ministry. So that's the big thing. So if I am invited by Cultural Ministry, Sports Ministry, BCCI, it is a different thing. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to that. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रूट में कहाँ सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहाँ रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो ये हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा। एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा। गौरव गोगोई के बारे में इनके ये बयान लगातार आ रहे हैं वीरेंद्र जी। उन्होंने कहा है, इससे पहले इन्होंने ये भी कहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एक एनजीओ से वेतन लेती रही है, भुगतान लेती रही है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने गौरव गोगोई का नाम उस डेलीगेशन में शामिल कराने के लिए क्यों रखा, और नासिर हुसैन जो इनके कर्नाटक के राज्यसभा के सांसद हैं, जब वो नामित किए गए थे बेंगलुरु में, उनके पक्ष में नारेबाजी जब हो रही थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। इन दोनों को कांग्रेस ने अपनी सूची में क्यों रखा, जिन पर पाकिस्तान परस्त होने के गंभीर आरोप हैं? इतना ही नहीं सर, ये भी तो सवाल उठना चाहिए कि टर्की में स्थायी भारतीय निवासियों की संख्या मात्र 300 है और वहां कांग्रेस की पार्टी का कार्यालय क्यों खुला हुआ है? और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया पवन खेड़ा और जयराम रमेश से कि टर्की का बहिष्कार की जो कॉल भारत में चल रही है उस पर आपका क्या स्टैंड है, तो वो दोनों एक दूसरे के आगे माइक सरका रहे थे, वो बोले कल बात करेंगे। तो यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है सर। यहाँ पे तो ये मामला बहुत गंभीर है। और यहाँ मैं दो बातें केवल कहूंगा। पहली बात, जो संजय राउत बोल रहे हैं वो कुंठा की पराकाष्ठा है और उनको लगता है कि अभी जो है बंबई नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं तो उनको कुछ मुस्लिम वोट इससे मिल जाएगा। दूसरी बात, जो भारत सरकार जो डेलीगेशन भेज रही है, ये हमारी 55 साल पुरानी हमारी ये संसदीय परंपरा है। 1971 की वॉर में भी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो मार्च बल्कि वॉर हुई है दिसंबर 71 में, उसके 2-3 महीने पहले से डेलीगेशन जाना शुरू हो गए थे। एक उस समय ईस्ट बंगाल का जो चीफ सेक्रेटरी था वो लखनऊ का निवासी था, उसका नाम था मुशर्रफ हुसैन। उसको भी अरेस्ट किया गया था, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था और उसको बरेली के जेल में रखा गया था। उसने किताब लिखी है इसके बारे में और उसने कहा है कि 1971 की वॉर में भारत की संसद में विपक्षी नेता भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए यूरोपीय देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे थे। वो पाकिस्तान की ओर से फौज के जनरल पाकिस्तान सरकार का पक्ष रखने जा रहे थे। और आगे उसने लिखा है कि जाहिर है कि भारतीय
भारत सरकार के जो डेलीगेशन यूरोप के देशों में जा रहे थे उनकी विश्वसनीयता पाकिस्तान के सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यूरोप के वो सारे देश डेमोक्रेटिक देश थे, वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और वो डेमोक्रेसी जानते थे। और पाकिस्तान के सेना के जनरल जो वहां जा रहे थे वो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते थे और उनकी वहां पे कोई विश्वसनीयता नहीं थी। उसकी किताब है मेरे पास, उसने पूरा लिखा है ये। और दूसरी घटना हुई है 1995 में, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो जेनेवा में यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में पाकिस्तान ने यूएनओ में इंडिया में कश्मीर के खिलाफ को लेकर के भारत के खिलाफ एक वो प्रस्ताव लाया था। तब नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन को इंडियन डेलीगेशन का नेता बनाया और विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद उनके अधीन थे और इस डेलीगेशन ने जा करके जेनेवा में पाकिस्तान के प्रस्ताव का धुआं उड़ा दिया और वो प्रस्ताव गिर गया। उस समय बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की और उन्होंने कहा था सलमान खुर्शीद को कि ये किराए का मुसलमान है, रेंटेड मुस्लिम है। तो उसके जवाब में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये जो बेनजीर भुट्टो है ये डिफ्लेटेड बैलून है, पिचका हुआ गुब्बारा है। तो भारत में ये परंपरा रही है और इसको बोलते हैं बाई पार्टीजनशिप, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष जब राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर एक साथ आते हैं। तो ये 50-55 साल पुरानी ये परंपरा है जिसका नरेंद्र मोदी निर्वाह कर रहे हैं और राहुल गांधी को शायद अपने ही पार्टी के इस इतिहास का ज्ञान नहीं है कि कैसे इंदिरा गांधी ने किया था और क्या नरसिम्हा राव ने किया था। इवन राजीव गांधी ने भी, अटल जी उस समय सांसद भी नहीं थे, उनको यूएनओ में एक डेलीगेशन का चेयरमैन बना के भेजा था और उनका कैबिनेट रैंक था। ये राजीव गांधी ने भी किया था। तो इसका भी शायद जानकारी राहुल गांधी को नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार का फैसला है, सरकार को ये बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है, हमने उसको ओवर नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है हमने कोई पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर नहीं की है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो है मिसाइल स्ट्राइक किया जहां से टेरर के हेडक्वार्टर थे, टेरर के अड्डे थे, टेरर ट्रेनिंग कैंप थे, हमने केवल उन्हीं पे हमला किया है। हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, किसी मस्जिद में, मजार में, दरगाह पे हमने हमला नहीं किया है। पाकिस्तान की ओर से ये कहने का प्रयास किया गया कि मस्जिद को तोड़ा गया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी सरकार का 11वां साल है और पूरा ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो ब्रिटेन के अखबार है, गार्जियन है या फाइनेंशियल टाइम है या द टाइम्स है, इंडिपेंडेंट है, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, CNN है, BBC है और 3 न्यूज एजेंसी AP, AFP और राइटर, और इन सबका चिंटू जो है कतर का अल जजीरा। घनघोर 11 साल से कैंपेन चल रही है, हिंदुत्व गवर्नमेंट है, मुस्लिम यहाँ पे इनसिक्योर हैं, उनको खतरा है। आज से 4 साल पहले यूरोप की, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने एक कैंपेन चलाई थी, ग्लोबल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। जब इंडिया से उसका बड़ा कड़ा विरोध हुआ तब जाकर के वो सेमिनार एक दिन के आगे नहीं बढ़ी। तो भारत सरकार को 11 साल बाद आज दुनिया के सामने ये बताने का मौका है कि हम क्या हैं, हमने 11 साल में क्या किया है। हम किसी वर्ग, किसी जाति, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अनुसार अपना काम करती रही है और कर रही है। हम एंड वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रीवियस गवर्नमेंट एज फार एज सरकार को संविधान के दायरे के अंदर काम करने की बात है। तो सर, और इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे कि साहब वो आर्टिकल 370 खत्म हो गया, आप अपनी मर्जी के मंदिर बनवा दिया। ये भी सवाल उठेगा कि साहब वक्फ कानून बना दिया, मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। तो लगातार सस्टेन कैंपेन इंडिया को लेकर के, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इस सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने की जो कैंपेन चल रही है, तो भारत सरकार के सामने ये बहुत अच्छा अवसर था कि ग्लोबल स्तर पर जो लेफ्ट और वहाबी
लोगों का जो मीडिया पे नियंत्रण है, और उन्होंने जो भारत के खिलाफ लगातार जो एडवर्स कैंपेन चलाया है और आज भी चल रहा है, लगातार पाकिस्तान के पक्ष में खबरें आ रही हैं, तो उसको फाइट करने का, उसको जो है उस इंप्रेशन को तोड़ने का के लिए ये डिप्लोमेटिक कैंपेन और ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बहुत जरूरी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया कि जो अपोजिशन के नेताओं को भी भरपूर अवसर दिया, और अगर इसमें कोई सीपीआई और सीपीएम का आदमी भी अगर होता तो और बेहतर होता। है इसमें है जॉन ब्रिटास है। हाँ। धीरेन जी, ये पाकिस्तान भारत की नकल क्यों करता रहता है? आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां जवानों को संबोधित किया, उनके बैकग्राउंड में S-400 की बैटरी थी और पीछे एक हमारा जंगी जहाज था मिग सीरीज का। तो अगले दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री टैंक पर जाकर चढ़ गए और वहां पर अपने जवानों को संबोधित कर रहे हैं। अभी उनको पता लगा कि हम दुनिया भर के देशों में 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं, तो वहां से सूचना आ रही है कि पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेजेगा। ये चूंकि दुनिया भर में हम पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं, तो इसलिए भी पाकिस्तान घबरा गया है और वो भी डेलीगेशन भेज रहा है। देखिए, ये बहुत जरूरी बात थी कि आखिर युद्ध होने के बाद इन सबको भेजे जाने का अर्थ क्या है, क्योंकि दुनिया में एक बात जरूरी है कि भारतीय जो हैं बाकी तमाम लोगों से अलग किस लिए हैं, ये आपको जानना होगा। भारतीय बाकी देशों और दुनिया के बारे में यहाँ के लोगों की जानने की एक जिज्ञासु प्रवृत्ति हमेशा से है, इसीलिए हम दूसरे देशों के बारे में बहुत हद तक जानते हैं। बहुत हद तक हमारे यहाँ का कॉमन आदमी दूसरे देशों में जब यात्रा भी करता है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी जाते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस भूगोल के लिए बहुत ज्यादा उनका, चूंकि जैसे अफ्रीकी कंट्रीज हैं तो उनको यहाँ से मतलब नहीं, जैसे लैटिन अमेरिका के पनामा या जहां अब जा रहा है कोलंबिया, और वहां के साथ आपके इस तरह के रिश्ते नहीं है, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वोट होती है, उनका से होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो आपको जिस तरह से एक इक्विवेलेंस देने की कोशिश पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान ये क्रिएट करता है, खुद तो इस्लामिक राष्ट्र है जहां लोकतंत्र का कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल पूरे नहीं कर पाया आज तक। ये उनके 77 साल का उनकी लोकतांत्रिक यात्रा का अकेला कच्चा चीठा इसी से खुल सकता है। लेकिन दुनिया भर को ये बताने के लिए कि आखिर पाकिस्तान और भारत अलग क्यों हैं, क्योंकि उसके बाद जो उस देशों की राजनीति होती है, उस देशों का जो माइंडसेट होता है वो बदलता है। ये एक बहुत ही मुझे लगता है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और उन देशों में, तमाम देशों में भारत को लेके और पाकिस्तान को लेके एक बहुत क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि वहां के नीति निर्धारक जो हैं दोनों को लगभग एक जैसा रखते हैं, और पाकिस्तान ये कोशिश करता है कंटिन्यू। आप आज भी देखिए, बीबीसी से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, जितने भी अखबार हैं उनमें आपको पाकिस्तानी मूल के वहां अमेरिकन या उधर के सिटीजन्स मिलेंगे जिनका एकमात्र एजेंडा भारत को बराबर रखना है और कश्मीर को इशू है। मैं बीबीसी की एक रिपोर्टर को देख रहा था जो ये कह रही थी कि अब वापस कश्मीर आ गया है, और जब तक इस मसले का हल नहीं होगा, ये बात अब दोबारा से दुनिया ने मान ली है। ये किसी ने मानी नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपके ये डेलीगेशन जब उनके साथ सीधा 1 to 1 होगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो बेसिक है, क्योंकि अब पनामा को ये कैसे मालूम होगा लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी फौज जो है एक ही पार्ट है, सलवार का और पैंट का अंतर है दोनों में, है? ये आप लाइबेरिया को कैसे बताना चाहेंगे, जो यकीनन एक देश के तौर पर एक वोट रखते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बात करते हैं कि एक वोट, चाहे वो ओंकार सर का हो या वीरेंद्र भट्ट जी का हो या धीरेन्द्र पुंडीर का, उनका किसी सामाजिक, जातीय या क्षेत्रीय या उस आधार पर या उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह से यूएनओ में जब एक बड़े बदलाव की तरफ भारत जो लगातार कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी मेंबरशिप है उनको और आगे एक्सटेंड किया जाए, तो मुझे लगता है इन तमाम उद्देश्यों के लिए ये प्रतिनिधिमंडल एक बहुत बेहतर कोशिश है, और मुझे लगता है कि हमको ये करना चाहिए था, और इस पर लगातार स्ट्रेस देना होगा। ये कोई टूरिज्म नहीं है, ये फ्यूचर के लिए लामबंदी है,
और जो बदलाव के साथ अब नई दुनिया जो चल रही है उसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बदलेगी। इस संगठन की या तो ये पूरी तरह से चेंज होगा, नया रूप होगा, उसमें भी भारत को जरूरी है कि पूरी दुनिया ये समझे कि एक ऐसी ताकत है जो आज भी अपनी आर्थिक और जो विदेश नीति है उसमें नैतिकता के प्रतिमान रखती है। ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी। ये सर, विपक्ष इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे जाना होगा सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा। जी जी धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल पर उनको जाना है, एक प्रोग्राम करना है, तो मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। कल से धन्यवाद। उसको चेंज करेंगे सर, 9:30 पे करेंगे ताकि यहाँ सही से दर्शकों के साथ रोज बात कर सकें। जी जी सर नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वीरेंद्र जी। ये विपक्ष इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या उनको लगता है कि जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया है, जिस तरह की कड़ी कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से वो बैकफुट पर आया और उसकी जान बचाने के लिए अमेरिका से लेकर के सऊदी अरब और तमाम जो है दौड़े दौड़े आए कि कहीं मार ना दिया जाए, ये उससे अब विपक्ष को लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता तो फिर चरम पर चली गई है, जो बची खुची जमीन है उनकी कहीं वो भी पैरों के नीचे से ना खिसक जाए। देखिए, ग्लोबली हर डेमोक्रेसी में अब लड़ाई नैरेटिव की है, कहानी की है, परसेप्शन की है, लोक गाथा की है, लोग क्या मानते हैं, लोग क्या विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को 11 साल पूरे हो गए। 11 साल में कांग्रेस ने आज तक ये स्वीकार नहीं किया कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो विपक्ष में है। पिछले लोकसभा चुनाव में फर्जी कहानी गढ़ी गई कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बल पर वो बीजेपी की सीटें कम करने में सफल हो गए, 240 पे रोक दिया। लेकिन मैं मानता हूं बीजेपी का जो अंदरूनी सत्ता संघर्ष था, जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण थे बीजेपी की सीटें कम होने में। इसमें कोई कांग्रेस की बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। उसके बाद जो है अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने सब कुछ ठीक कर लिया। हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया और उसके बाद जो है यूपी के बाई इलेक्शन जीत लिए। और उसके बाद सरकार ने एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ये सरकार के पास कुछ जो है कुछ कमी है पॉलिटिकल कैपिटल में या संख्या बल के में कुछ कमी होने के कारण सरकार का कोई काम रुका हो। तो ये इनका जो है पूरा एजेंडा नेगेटिव था। बस मोदी को लगातार गाली देते रहो, लगातार मोदी को टारगेट करो, मोदी की विश्वसनीयता पे कैसे धब्बा लगाओ, जो आज तक वो कर नहीं पाए। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि कि उनका जो संकल्प है, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद दल। कांग्रेस ने और ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं, वो राहुल गांधी ने फिर साबित कर दिया कि उनके लिए सबसे पहले परिवार, उसके बाद पार्टी और उसके बाद राष्ट्र। और ये उन्होंने जो है जो सरकार ने डेलीगेशन भेजे, उसमें भी उन्होंने ये दिखा दिया कि जो व्यक्ति हमारा लॉयल नहीं है वो डेलीगेशन में नहीं होना चाहिए। शशि थरूर हमारे लॉयल नहीं है, हमारे नौकर नहीं है, इसलिए नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले पी चिदम्बरम ने एक बुक लॉन्च के में अपने भाषण में कहा कि मेरे विचार से इंडी अलायंस अब खत्म हो चुका है, ये कहीं नहीं है। और बीजेपी हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में बहुत ज्यादा संगठित है, बहुत सशक्त है और बीजेपी की ताकत में कहीं कोई कमी नहीं आई है। और उन्होंने सलमान खुर्शीद वहां बैठे थे, उनको इशारा करते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद बेहतर बताएंगे कि वो अन्य दलों से इलेक्शन के समय सीटों शेयरिंग के वार्ता में इन्वॉल्व थे। तो अब जो है अपोजिशन के सामने फिर वही बैक टू स्क्वायर वन है। और इन्होंने और सरकार को ये मालूम था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर ये जाति के नाम पर जहर फैलाएंगे। और ये नरेंद्र मोदी का बहुत ही साहसपूर्ण फैसला था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई और 24 अप्रैल को सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। तो विपक्ष के पास जो रहा सहा मुद्दा था वो भी बीजेपी ने छीन लिया। अब राहुल गांधी ये कहते घूम रहे हैं वो तो हमने कहा था, वो तो हमारा दबाव था, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जनता भी ये जानती है
कि किस मुद्दे की ओनरशिप किस पार्टी के पास है। अब ये मैसेज साफ चला गया है कि जाति जनगणना का मुद्दा की ओनरशिप बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी की है, कांग्रेस की नहीं है। और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा ऑपरेशन सिंदूर का, तो जो अपोजिशन का जो सबसे जो वर्स्ट फियर है, जो सबसे भयानक सपना उनके लिए है कि राष्ट्रवाद जो है देश की राजनीति का सबसे प्रमुख मुद्दा बन जाएगा। और जब जब नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होगा तो बिना कहे वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद हो जाएगा, वो हिंदू नेशनलिज्म हो जाएगा। यानी जो उनका सबसे बड़ा डर था कि बीजेपी के कारण जो हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है, हिंदू समाज के जो जाति मतभेद कम हो रहे हैं और देश के विकास के मुद्दे पर, देश के आर्थिक प्रगति के मुद्दे पर, देश को संपन्न बनाने के मुद्दे पर देश की समस्त जातियां, हिंदुओं की और मुसलमानों का भी एक वर्ग जो पसमानदा है, वो बीजेपी के पीछे लामबंद हो रहा है। उसको हम जाति जनगणना के आधार पर तोड़ सकते थे, अब वो भी अवसर हमारे हाथ से निकल गया। इसके कारण इस समय इंडी अलायंस, जिसको बीजेपी ने पिंडी अलायंस कहा है, और जिसको मैं भी कहता हूं कांग्रेस को, ये लश्कर कांग्रेस है, ये भारतीय कांग्रेस नहीं है। तो अब उनके सामने सरकार के पीछे चलने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने 22 अप्रैल के पहलगाम की घटना के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें जो है उसको प्रेजाइड किया राजनाथ सिंह ने। तो उनको ये आपत्ति हुई कि साहब जो है आप की पीएम क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने मांग उठाई कि जब ऑपरेशन हो गया 7 से 10 मई के बीच में, तब मांग उठाई कि साहब वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। फिर कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए। अभी लोकसभा का सत्र तो वैसे ही जुलाई में होना है और तो लोकसभा सत्र का विशेष सत्र बुलाने के पीछे केवल एक ही मंशा है कि नेगेटिव बातें करो, सरकार के खिलाफ उल जलूल अनाप शनाप आरोप लगाओ, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाओ, ताकि सरकार जो है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश जो है सरकार के साथ है, उन्होंने इसके लिए विपक्षी पार्टियों को भी धन्यवाद दिया। इससे बहुत ज्यादा परेशानी कांग्रेस को हो रही है कि सरकार के खिलाफ हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। और वैसे मुद्दा उनके पास 11 साल में नहीं था और भी नहीं है। तो अब उनके सामने सिवाय अनाप शनाप गैर जिम्मेदार बयानबाजी करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए ये केवल जो है रोज एक नए की ये नई बात उठाते हैं। अब कल नया बात उठा दिया कि साहब वो जो है कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन शुरू होने के पहले पाकिस्तान को बता दिया। अब राहुल गांधी को ये भी जानकारी नहीं है कि भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो भी एस्केलेशन किया, एस्केलेशन लैडर पे भारत सरकार का नियंत्रण रहा, भारतीय सेना का नियंत्रण रहा। भारतीय सेना ने एक क्षण के लिए भी पाकिस्तान को यह मौका नहीं दिया कि वो निर्णय कर सके कि इस युद्ध में तनाव बढ़ना है या घटना है। पाकिस्तान हमारे अपने घुटनों पे आया और उसने भारत से सीज फायर की भीख मांगी और केवल डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था कि मैंने सीज फायर करा दिया, इससे कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। बाद में जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बिंदुवार जो है ट्रंप के बयानों का खंडन किया। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी बयान का किसी देश के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता खंडन कर रहा है, ना कि विदेश मंत्री कर रहा है। बाद में ट्रंप भी फिर अपने दावे से पीछे हटे। तो और ट्रंप की फजीहत कितनी हो चुकी है 4 महीने में। उन्होंने आते ही कहा था कि मैं रूस यूक्रेन की वॉर बंद करा दूंगा। दोनों ने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे। रूस और यूक्रेन जो है मिल रहे हैं टर्की के शहर इस्तांबुल में, जहां अमेरिका नहीं होगा। इजराइल की जो हमास युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी कोई असर नहीं है। इजराइल जो है को जो करना है हमास को खत्म करने के लिए वो अपना काम कर रहा है। तो ट्रंप की लीडरशिप और उनकी फॉरेन पॉलिसी की जो सफलता है वो तो सबने 4 महीने में देख ली। यही उन्होंने इंडिया में जो है अपनी नाक घुसेड़ी थी और यहाँ उनको मुखी खानी पड़ी। तो कांग्रेस तो जब ये हाल अमेरिका का है तो आप सोचिए कांग्रेस का संकट और निराशा कितनी बड़ी होगी। वो क्रेडिट खोर है, इस बार वो भी नहीं मिला उनको। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो मच, इतना समय निकाला आपने, और धीरेन्द्र पुंडीर जी ने, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।